नमस्कार। 24 का चैंपियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। 24 का चैंपियन में आज तमाम खबरें आपके लिए हम दिन भर की लेकर आए हैं, जो इस चुनाव के हिसाब से महत्वपूर्ण है और जो 1 तारीख को जो आखिरी दौर की वोटिंग होगी और 4 तारीख को फिर उसके बाद नतीजे आएंगे, उसके लिए अहम है। तो आज बात होगी कि आखिर चुनाव में आरक्षण क्यों बड़ा मुद्दा बन गया है। आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने एक बयान आज दिया, जिसके बाद से सियासत और गर्मा गई है। वैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार इसे लेकर चर्चा और विवाद चल ही रहा था। इसके अलावा आपको बताएंगे कि लालू यादव ने पीएम मोदी के लिए क्या भविष्यवाणी की है। लालू के बयान के मायने होते हैं और कई बार लालू के बयान सियासी हलचल बहुत तेज करने वाले होते हैं। तो इसको लेकर भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, बताएंगे कि आखिर उसके सियासी मतलब उसका क्या है। आज आपको बताएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी के हिसाब से बीजेपी बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्टेट में देने वाली है। उन्होंने खुद आज एक इंटरव्यू में कहा, वो भी हम आपको बताएंगे कि मोदी के इस कहने का कितना मतलब है और इसमें कितना दम है। आज मोदी पश्चिम बंगाल में थे और वहां उनका एक अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। वो अंदाज भी हम दिखाएंगे जो कि स्टेज पर दिखा। अमूमन इस तरह से मोदी जी को करते हुए आप शायद नहीं देखते होंगे। इस शो में हम आपको बताएंगे कि योगी ने राम मंदिर को लेकर क्या ताज़ा बयान दिया है और उन्होंने इस बयान की बिना पे किस तरह विपक्षी नेताओं पर निशाना भी साधा है। हम उसका भी जिक्र करेंगे और फिर ले चलेंगे उड़ीसा, जहां पर पीएम मोदी के कभी दोस्त और बीजेपी के सपोर्ट करने वाले नवीन पटनायक के ही खिलाफ क्यों हो गए हैं पीएम मोदी, और आज उन्होंने क्या अपने दोस्त के लिए कहा, वो भी सुनाएंगे। इस सियासी मौसम में उसे सुनना जरूरी है, क्योंकि उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा दोनों के ही चुनाव हो रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि पंजाब में उन्हें किस बात का लग रहा है डर। लेकिन शुरुआत करते हैं कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, एक मुद्दा है जो लगातार चर्चा में है, सुर्खियों में है, विवादों में है और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से उस पर अपने अपने मुताबिक बयान देती है। चुनाव का आखिरी चरण आ गया है, लेकिन यह मुद्दा आज भी शांत होने को नहीं ले रहा है। वैसे ये कोई नया मुद्दा नहीं है। बात हम कर रहे हैं आरक्षण की। इस बार मुद्दा मंडल वाला नहीं है कि जाति वाला, कि इस जाति को उस जाति को, बल्कि इस बार चर्चा हो रही है धर्म वाले आरक्षण की और जिक्र आ रहा है मुसलमानों को, जिसको लेकर विवाद है कि उसे आरक्षण को किस आधार पर दिया जाए और किस आधार पर नहीं, और उसी को लेकर इस लोकसभा चुनाव में राजनीति चरम पर है। रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। वो छीनने की बात कर रहे हैं। हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। नौकरियां छिन गई, आरक्षण छिन गया और जो संस्थाएं नौकरी दे भी सकती थी, आरक्षण दे भी सकती थी, उन संस्थाओं को भी इन्होंने बेच दिया। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। আমি বারবার বলেছি, কেন মুসলিমরা তপশিলীদের চাকরি কাটতে যাবে, তাদের রিজার্ভেশনে ভাগ বসাবে। देश में हो रहा लोकसभा चुनाव आखिरी चरण में पहुंच गया है। देश की हर बड़ी पार्टी के बड़े नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि जनता को लुभा सकें। जनता को लुभाने के लिए हर बड़े नेता के पास एक बड़ा हथियार है आरक्षण का, जिसका जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। हर पार्टी का नेता ये दावा कर रहा है कि वो आरक्षण का सबसे बड़ा हिमायती है, विरोधी दल सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ इसी अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर बयान दिया है। पीएम मोदी से जब पूछा गया आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप
आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है उसको उन्होंने माइनॉरिटी बना दिया, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए। एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीजें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो SC, ST, OBC का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया। उधर आरक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक लिस्ट जारी करते हुए लिखा है, ये मुस्लिम OBC जातियों की केंद्रीय सूची है जिन्हें गुजरात में पिछले वर्ग में आरक्षण मिलता है। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाल लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा चाहिए। अरे मोदी जी बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। दरअसल बीजेपी ने पूरे चुनाव में आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार आरक्षण में सेंध लगाकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। इसके लिए बीजेपी कर्नाटक सरकार के फैसले का हवाला देती है जिसमें OBC और SC, ST के आरक्षण में से मुस्लिम को आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। बीजेपी आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिमों को आरक्षण देने की पहल को बार बार सामने लेकर आती है। आरक्षण इसलिए भी बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए क्योंकि इसी आरक्षण ने साल 2015 में बिहार विधानसभा में आरजेडी के लिए संजीवनी का काम किया था। हाशिए पर चली गई आरजेडी अचानक बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। लालू प्रसाद यादव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान को एक बड़ा मुद्दा बना दिया और कहा जाता है कि यह आरजेडी के गेम चेंजर साबित हो गया। इस बार लालू ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की पैरवी की है, लिहाजा बीजेपी नहीं चाहती है कि आरक्षण का मुद्दा विपक्षी पार्टियों के लिए वरदान साबित हो। इसलिए बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। दशकों से राजनीति में सक्रिय लालू प्रसाद यादव जब कुछ बोलते हैं तो बात का मतलब कुछ ज़्यादा ही होता है और ये बात दूर तलक जाती है और उस पर सियासत भी खूब होती है। आज लालू प्रसाद यादव ने PM मोदी को लेकर एक भविष्यवाणी की है। जरा लालू की भविष्यवाणी के जरिए देश की राजनीति को समझने की एक कोशिश करते हैं। राजनीति का रुख बदलने की कुव्वत रखने वाले लालू प्रसाद यादव ने आज PM मोदी को लेकर बड़ी बात कह दी। दरअसल लालू ने PM के भविष्य की भविष्यवाणी की है। लालू ने बड़े दावे के साथ कहा कि 4 जून को सरकार बदलने वाली। नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया। लालू जब बयान देते हैं तो उसके सियासी मायने भी होते हैं। कई बार उनकी हंसी हंसी में कही गई बात सच साबित हो जाती है। हालांकि लालू ने PM को लेकर जो बातें कही वो कितना सच होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन लालू का ये बयान सुनिए जरूर। कि इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया, इसलिए ये बोल रहा है कि हम ऊपर से अवतार हैं, अवतार हैं तो अवतार हैं। लालू जब कोई बयान देते हैं तो सारे नेता उनकी सुर में सुर मिलाने लगते हैं। ये एक सियासी दबाव होता है और इससे जनता के मन में असर होता है, ऐसा नेताओं को लगता है। इसी के लिए हम अगर CPM को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे, ये हमारा वादा है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। प्रधानमंत्री फेल हो गए, अब तो जाने वाला है प्रधानमंत्री। महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। सब जगह हवा है कि नहीं बिहार में? आप लोग के हवा देख रहे हैं ना, इसीलिए पगलाइल वालों सब बीजेपी वाला, RSS वाला, जदयू वाला सब पागल हो गया है। लालू और उनका परिवार
हाल के समय में राजनीति के केंद्र में रहा। पहली बार बिहार में तेजस्वी के साथ रैली करने पहुंचे राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और मीसा भारती के साथ जब लंच किया तो ये लंच राजनीति भी सियासत में चर्चा में आ गई। यूपी में और बिहार में ये बहुत आसान नहीं है, लोग काम देखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव और उनकी राजनीति करने का स्टाइल भी खासा चर्चा में है। चाहे वो हेलीकॉप्टर में मछली खाने का वीडियो बनाकर राजनीतिक संदेश देना हो या फिर संतरे खाकर विरोधियों को खास संदेश देना हो। इतना ही नहीं, जब तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर में केक काटा तो उन्होंने दावा किया कि इस वीडियो से विरोधियों को मिर्ची जरूर लगे। मिर्ची लगे और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? लालू की भविष्यवाणी और तेजस्वी की राजनीति का नतीजा क्या होगा, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले बयान से सियासत जरूर गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, तो वहीं बीजेपी इसे अपना एक नया प्रयोगशाला बनाना चाहती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी वहां पर कितनी सीटें हासिल कर पाती है, पार्टी को वहां पर कितनी सीटों पर जीत मिलती है। 2019 की अगर बात करें तो वहां पर 18 सीटें बीजेपी जीती थी और अब जब 1 तारीख को आखिरी चरण के चुनाव होने वाले हैं तो उस दिन पश्चिम बंगाल के 9 सीटों पर चुनाव अभी होगा। चुनाव वहां पर वोट डाले जाएंगे। तो देखते हैं कि उस दिन क्या नतीजा आता है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कुछ भी कहा वो भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है। पश्चिम बंगाल टीएमसी और बीजेपी के नाक की लड़ाई बन गया है। ममता का मकसद सिर्फ बीजेपी को रोकना ही नहीं, बल्कि बीजेपी की नई प्रयोगशाला बनी पश्चिम बंगाल की धरती पर उसे धराशायी करना। ममता जानती है कि उनका मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी से है और उधर बीजेपी ये जानती है कि अगर वो ममता के गढ़ में ढंग से सेंध लगाने में कामयाब रहे तो एनआरसी और सीए यूसीसी को पूरे देश में लागू कराना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि ममता बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर हैं। मेरे को पास तो यही इंफॉर्मेशन भी है, बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया इधर में, देके बोल रहा है मुस्लिम भाइयों को, उनको कि उधर में वोट कांग्रेस को दे दो, तृणमूल के मत दो। ये इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन एक करेक्ट है कि नहीं है ये मेरे को पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। उधर प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार ममता बनर्जी पर वार कर रहे हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं इस बार बंगाल में बदलाव की बयार है। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 7वें और अंतिम चरण में 9 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। 2019 में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि टीएमसी के खाते में 22 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीट गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में एक रोड शो कर रहे हैं। हम सीधे आपको उस रोड शो में लिए चलेंगे और दिखाते हैं वहां की तस्वीरें। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है और अभी हम बता रहे थे कि आज सुबह उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली स्टेट होगी बीजेपी के लिए, तो ये अपने आप में अहम है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां पर धारा 144 लगा रखी है। तो ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प है। धारा 144 का मतलब होता है कि भीड़ नहीं इकट्ठी हो सकती, ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी वहां पर रोड शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हाथ हिलाते हुए और अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, साथ में बीजेपी के दूसरे नेता भी उनके साथ हैं आपके स्क्रीन पे। और ये कोलकाता की ताज़ा तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे हैं। प्रधानमंत्री अब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, आज सुबह से आपने अगर देखा होगा तो उन्होंने उड़ीसा में भी की, और उड़ीसा में उन्होंने सीधा उड़ीसा के बारे में जब आज वो जिक्र कर रहे थे तो वहाँ पर नवीन पटनायक पर उन्होंने सीधा निशाना साधा था और कहा था कि दोस्ती अपनी जगह पे है और राज्य का विकास अपनी जगह पे, और राज्य का विकास और जनता का भरोसा जीतने के लिए और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वो अपनी दोस्ती से आगे भी देखेंगे ताकि जनता का भला हो। ये सुबह की बात थी। सुबह उन्होंने कोलकाता के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में बात की थी। और अब आप देख सकते हैं ये कोलकाता की तस्वीरें जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आपके सामने है। ये लाइव तस्वीरें, ये ममता बनर्जी का गढ़ है जहाँ पर प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं इस वक्त लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री अपने समर्थकों का, अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। ये एक तरह से पश्चिम बंगाल में, जैसे अभी आप हमको रिपोर्ट दिखा रहे थे कि आखिरी चरण में 9 सीटों पे मतदान होना भी बाकी है और बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि पिछली बार जो उसके पास, उसके खाते में 18 सीटें आई थी, उस आंकड़े को बढ़ाया जाए। और प्रधानमंत्री ने आज सुबह भी कहा था कि इस बार बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली स्टेट साबित होने वाली है। तो देखते हैं 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पश्चिम बंगाल का क्या हाल रहता है और पश्चिम बंगाल से बीजेपी को कितने सीटें आती हैं। तो ये प्रधानमंत्री की एक अलहदा तस्वीर है जो आपके सामने है। इससे पहले कुछ और भी आज दिखा था एक स्टेज पर जब प्रधानमंत्री वहां पर थे मौजूद। तो आज प्रधानमंत्री मोदी, अभी आपने कोलकाता की तस्वीरें देखी, इससे पहले पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में थे और वो यहाँ पर चुनावी रैली कर रहे थे। और जब चुनावी रैली कर रहे थे तो वहाँ पर एक तस्वीर आई जो तस्वीर अपने आप में बड़ी ही दिलचस्प थी। आप देखिए, आपके स्क्रीन पे है, एक महिला आती हैं, वो झुकती हैं प्रधानमंत्री के सामने और प्रधानमंत्री भी उनके सामने जो है झुककर उनका अभिवादन कर रहे हैं। अमूमन इस तरह से झुककर और करते हुए ये तस्वीरें कम दिखाई देती हैं। ये इसे आप एक शिष्टाचार कह सकते हैं या एक मानवीय चेहरा, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि जब रैलियों में वो खड़े होते हैं और कई बार हमने देखा कि कोई बच्चा या कोई समर्थक उनकी फ़ोटोग्राफ या उनकी तस्वीर लेकर है तो प्रधानमंत्री ने उनसे वो फ़ोटो मंगवा कर अपना नाम पता भी पूछा था और ये भी भरोसा दिलाया कि हम आपको चिट्ठी लिखेंगे। तो ये उसी तरह की एक तस्वीर है। यहां संदेश थाली की बहनों ने इंसाफ मांगा तो टीएमसी ने उनको ही टारगेट कर दिया। बसीरहाट से उम्मीदवार हमारी बहन रेखा पात्रा अभी यहां मंच पर ही है और क्या बढ़िया भाषण किया उन्होंने। टीएमसी के पास एक नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन रेखा पात्रा जी जैसा भाषण कर सके। मैं उनके साहस की, उनकी हिम्मत की सराहना करूंगा। वो टीएमसी की इतनी बड़ी सत्ता से टकरा रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालत ने सेहत के आधार पर 7 दिनों की मोहलत नहीं दी। वो चाहते थे कि 7 दिनों तक उनको और बाहर रहने दिया जाए, उसके बाद सरेंडर करने की नौबत आए। वैसे कोर्ट ने कहा है कि 1 तारीख तक उनकी जमानत है और 2 तारीख को उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। बावजूद इसके वो पंजाब में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त हैं, लेकिन वहां उन्हें एक डर बार बार सता रहा है। क्या है वो डर, वो हमारी इस रिपोर्ट में दिखेगा। और साथ में आज हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कौन सा विवादित बयान दिया है। 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो क्या कह के गए हैं सुना आपने? देखा था वीडियो आप लोगों ने अमित शाह जी का? वो धमकी दे के गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी
और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो पंजाब में भगवंत मान सरकार को गिरा देगी। ये अलग बात है कि पंजाब में बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के 92 विधायक। ऐसे में केजरीवाल किस आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी पंजाब में सरकार गिरा देगी? उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा उस वक्त बहुत तड़पती होगी, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन जाएगा। पंजाब की 13 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होने हैं। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।